हम लोग फीमेल एसेसरी डक्ट्स की बात करेंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने ओवरी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसका फंक्शन डिस्कस किया। तो अब हम लोग एसेसरी फीमेल सेक्स डक्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसको एसेसरी डक्ट इन फीमेल कहा जाता है। तो एसेसरी डक्ट्स इन फीमेल ह्यूमन। ठीक, अब एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है? तो एसेसरी डक्ट में फैलोपियन ट्यूब आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है। दूसरा आता है यूट्रस, यूट्रस को भी एसेसरी डक्ट कहते हैं। तीसरा आता है सर्विक्स, उसको भी एसेसरी डक्ट कहा जाता है। एनसीईआरटी बुक ने सर्विक्स का जिक्र नहीं किया एसेसरी डक्ट में। और चौथा आता है वेजाइना। ठीक है, तो ये 4 फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं जो कि उसके सेक्स ऑर्गन भी हैं। ठीक, अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक, और फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है और फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस को वोम भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड वोम। ठीक, और यूट्रस जो होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। ये पियर शेप्ड होगा। पियर मतलब नाशपाती। नाशपाती देखिए उसका शेप ऐसे होता है, ये नाशपाती है। ठीक है, और इसी को आप इन्वर्ट कर दीजिए, यानी आप इसी को इन्वर्ट कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये नाशपाती, ये इन्वर्टेड हो गया। तो इन्वर्टेड पियर शेप होगा, ये पियर है और ये इन्वर्टेड पियर। तो यूट्रस का शेप कुछ ऐसा, तो ऊपर चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है। ठीक है, और सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स इसी को नेक ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है, यूट्रस के नीचे होता है। तो कई बार जब एसेसरी डक्ट किताबों में लिखा जाता है तो उसमें सर्विक्स छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो मान लिया जाता है कि यूट्रस का ही जो गर्दन है, नीचे वाला हिस्सा है सर्विक्स, वो तो पार्ट होगा यूट्रस का। तो जब हम यूट्रस बोलेंगे तो उसमें सर्विक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, और फिर वेजाइना, वेजाइना भी, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना में ही सीमेन छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इट रिसीव्स सीमेन ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग सेक्स। और यूट्रस जो होता है इसमें इम्प्लांटेशन होता है, इसी में फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो आप देखेंगे कि इस एसेसरी डक्ट में जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, सब अलग अलग पर्पस से हैं, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, जो यूट्रस है, यूट्रस इसमें डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस मतलब जो बच्चा डेवलप कर रहा है यूट्रस में, अभी पैदा नहीं हुआ है, तो उसको फीटस कहेंगे। ठीक है, और फिर वेजाइना, सर्विक्स जो होता है चूंकि यूट्रस का ही पार्ट है तो स्पेसिफिकली अलग से कुछ उसका फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो वेजाइना है, वेजाइना रिसीव्स सीमेन, तो इट कलेक्ट्स सीमेन, इट कलेक्ट्स सीमेन, ये सीमेन को कलेक्ट करता है ड्यूरिंग सेक्स। तो आप देखेंगे ये जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं उसमें एक एसेसरी डक्ट है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा है यूटेरस, सर्विक्स उसी का पार्ट है, और तीसरा है वेजाइना। तो तीनों के अलग अलग काम है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, यूट्रस में डेवलपमेंट ऑफ फीटस, और वेजाइना जो है वो कलेक्शन ऑफ सीमेन। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन, यूट्रस में डेवलपमेंट ऑफ फीटस, और वेजाइना में कलेक्शन ऑफ सीमेन। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि ये जो एसेसरी डक्ट है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये फैलोपियन ट्यूब हम बना रहे हैं, और फैलोपियन ट्यूब का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो फनल जैसा होता है। ठीक, वो फनल जैसा होता है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा फनल के तरह से आगे वाला पार्ट, और उसके पीछे वाला पार्ट काफी चौड़ा होता है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा।
और उसके बाद उसके पीछे वाला पार्ट संकरा होता है, काफी देख रहे हैं पतला पार्ट होता है, एंड देन फिर ये यूट्रस है, पियर शेप यूट्रस आप दिखाएंगे, ठीक। और यूट्रस का ही जो नेक है ये हो गया सर्विक्स, और उसके बाद फिर ये वजाइना, ये हो गया जो एक्सेसरी डक्ट्स है उनको हमने बना दिया। ये जो चौड़ा वाला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। ये देखिए ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, इनको फिम्ब्री कहा जाता है। फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस निकले रहेंगे, इनको क्या कहेंगे? इनको फिम्ब्री कहेंगे। ये ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है और ओवरी से ओवम निकलता है तो ये उसको ओवरी को ऐसे घेरे रखते हैं, तो जैसे ही ओवरी से ओवम निकला वो खींच लेते हैं, अंदर ले जाने में मदद मिलती है। और ये इनफंडिबुलम में जो छेद होता है जिससे कि ओवम अंदर जाता है, इसको ऑस्टिया कहते हैं। तो इसमें छेद नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरा आप देखेंगे यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस फैलोपियन ट्यूब में आप देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इस फैलोपियन ट्यूब में ये जो फनल जैसा पार्ट होता है, जैसे आप ये जो पूरा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये फनल लाइक जो पार्ट होता है उसको इनफंडिबुलम कहा जाता है, इनफंडिबुलम। तो फनल लाइक इनफंडिबुलम होता है, फनल लाइक इनफंडिबुलम, ये ध्यान रखिएगा। चौड़ा होता है, इसका एक एंड चौड़ा होता है, दूसरा एंड थोड़ा पतला होता है। तो ये एंड चौड़ा है और ये पीछे जा रहा है, देखिए पतला हो गया है। और इसके मार्जिन से इसका जो एज होता है, यानी इनफंडिबुलम का जो एज होता है, उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, इनको फिम्ब्री कहा जाता है। तो ये फिम्ब्री है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे फिम्ब्री है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इनसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, मेनी फिम्ब्री। और ये एक्चुअली ओवरी के पेरिफेरी पर होते हैं। ये ओवरी है तो ओवरी के पेरिफेरी पर होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब ओवरी के पेरिफेरी से शुरू होकर के यूट्रस तक जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का एक एंड ओवरी के पेरिफेरी पर होता है और दूसरा एंड कहां पर होता है, कहां तक होता है? यूट्रस पर होता है। तो ये पूरा एक्सपेंड करती है फैलोपियन ट्यूब ओवरी के पेरिफेरी से लेकर के यूट्रस तक। तो एक्सपेंशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब कहां से कहां तक हुआ? पेरिफेरी ऑफ ओवरी अप टू यूट्रस। तो ये ओवरी हो गया, ठीक। और इस ओवरी से जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवम बाहर निकलेगा। तो ओवम जब बाहर निकलेगा तो डायरेक्ट तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं चला जाएगा ना, ये मान लीजिए ओवम है, ठीक है। तो जब इससे ओवम बाहर निकला तो बाहर ओवरी के बाहर क्या है? ये पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें सीलोमिक फ्लूइड है, लिक्विड है। ये बाहर ओवरी के बाहर सीलोमिक फ्लूइड है, पेल्विक कैविटी है, भरी हुई है सीलोमिक फ्लूइड से, उसको लोअर एब्डोमिनल कैविटी भी कहेंगे। उसमें से ये जो फिम्ब्री है डायरेक्ट कर देता है, कलेक्ट कर लेता है ओवम को अंदर। तो ओवम अंदर चला जाता है इस छेद से होते हुए। तो जो छेद होता है इनफंडिबुलम का, उसको बोलते हैं ऑस्टियम, ठीक। और ओवम ऑस्टियम के जरिए इंटर कर जाता है इनफंडिबुलम के अंदर और उसको कलेक्ट करने में रोल कौन प्ले करता है? फिम्ब्री। तो फिम्ब्री का काम क्या है? इट कलेक्ट्स ovum into infundibulum after ovulation from ovary, यानी ओवरी से ओवम निकला ओवुलेशन के बाद और उस ओवम को कलेक्ट कर लिया फिम्ब्री ने, कहां पहुंचा दिया? कलेक्ट करके इनफंडिबुलम में पहुंचा दिया। और यहां से फिर ये पीछे जो चौड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं इसको एम्पुला बोलते हैं। तो इनफंडिबुलम सबसे आगे वाला पार्ट हो गया, इसके बाद ये चौड़ा पार्ट जो होता है इसको एम्पुला कहते हैं। ये एक तरह से वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा हिस्सा।
और उसके बाद एक पतला सा नैरो हिस्सा होता है एम्पुला, एक पतले से नैरो हिस्से के द्वारा यूट्रस में जाके खुलता है। इसमें बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है, बहुत सकरा रास्ता होता है। तो एक तरह से ये जो नैरो ल्यूमेन है, ठीक है, NARROW, नैरो ल्यूमेन होता है इस्थमस में। तो ये इस्थमस वाला पार्ट है, तो इस्थमस वाला पार्ट है जिसके अंदर नैरो ल्यूमेन होता है। तो आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब के कितने हिस्से, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम हो गया, ये एम्पुला हो गया, ये इस्थमस हो गया, 3 पार्ट हो गया। और इनफंडिबुलम के एज पर से क्या चीजें निकली हुई है, फिम्ब्री निकली हुई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है। ये बात हो गया। अब देखिए, तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में आपको समझा दिया। एम्पुला वो जगह होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि एम्पुला वाली जगह पर ये स्पर्म, ये ओवम जो है वो जब यहाँ पहुंचेगा एम्पुला में, और इधर से क्या जाएगा, स्पर्म जाएगा, तो स्पर्म आएगा, तो यहीं पर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ एक्सेसरी डक्ट, तो वो बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब में। आपने लिखा है फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पर किस पार्ट में, एम्पुला वाले पार्ट में, यानी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला पार्ट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला पार्ट में होता है, एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट होता है वहां फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और ये उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। एनसीईआरटी बुक में, कुछ जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर होता है, यानी इस जगह पर होता है। एम्पुला जहां खत्म हुआ और जहां इस्थमस शुरू हो रहा है, यानी इस पॉइंट पर फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। यानी एनसीईआरटी बुक, कुछ किताबों में हमने देखा है एनसीईआरटी बुक ही में एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब में, बस लोकेशन को स्पेसिफाई कर दिया है। मैं बोल रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में कहीं भी हो सकता है, एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एम्पुला इस्थमस जंक्शन, इस्थमस जंक्शन पर होता है, ठीक। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब के बारे में। और ये जो पार्ट होता है इसको यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस, ये यूट्रस की कैविटी, ये यूट्रस अंदर कैविटी है, इसकी दीवार होगी। अब ये यूट्रस की दीवार है चारों तरफ, ठीक है ना, वॉल ऑफ यूट्रस है, और अंदर जो है कैविटी है, तो इसको यूटराइन कैविटी लिख दीजिए, यूटराइन कैविटी, ठीक है। और इसको आप वॉल ऑफ यूट्रस लिख दीजिए, वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस को ही वोम कहा जाता है। तो अंदर कैविटी है और ये उसकी दीवार है यूट्रस की, ठीक है, ये यूट्रस की दीवार है, और अंदर ये कैविटी है, यूट्राइन कैविटी। और ये जो यूट्रस होता है ये पेल्विक कैविटी में होता है, तो उसके चारों ओर पेल्विक कैविटी की वॉल होगी, जिसको बॉडी वॉल कहेंगे, उससे भी ये लिगामेंट की मदद से जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है और ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, तो यूट्रस भी लिगामेंट के मदद से बॉडी वॉल से जुड़ा रहता है। तो ये वॉल ऑफ पेल्विक कैविटी अगर आप लिखें, वॉल ऑफ पेल्विक कैविटी, तो इस वॉल ऑफ पेल्विक कैविटी से भी यूट्रस जुड़ा रहता है, इसके मदद से, लिगामेंट के मदद से। एनसीईआरटी बुक इसको भी मेंशन करती है कि यूट्रस इज आल्सो अटैच्ड टू वॉल ऑफ पेल्विक कैविटी, यानी जो यूट्रस है वो चारों तरफ जो पेल्विक कैविटी है की दीवार है उससे वो लिगामेंट के मदद से जुड़ा रहता है। ये बात समझ में आ गया। तो ये हो गया यूट्रस के बारे में। और फिर अभी इसके वॉल के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, इसके वॉल में कितने लेयर्स होते हैं। अब यूट्रस के नीचे आता है सर्विक्स। तो ये जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स, इसको नेक ऑफ यूट्रस कहते हैं। और ये जो पार्ट है दैट इज वेजाइना, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग होती है आपको मालूम है, इसको वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ऑरिफिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज का डिस्कशन हो गया है। और जो सर्विक्स के अंदर का जो कैनाल होता है, भाई सर्विक्स तो इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक कहेंगे, इसके अंदर जो कैनाल होगा उसको सर्वाइकल कैनाल कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। तो एनसीईआरटी ने पॉइंट लिखा है कि ये जो सर्वाइकल कैनाल है और जो वेजाइना है, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल क्या है, बर्थ कैनाल इसको आप मेंशन कर ले, बर्थ कैनाल किसको कहते हैं, तो सर्वाइकल कैनाल
सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, प्लस वेजाइना को मिला करके, वेजाइना के अंदर की जो टनल है उसको मिला करके क्या कहेंगे, बर्थ कैनाल, क्योंकि इसी रास्ते बेबी पैदा होता है, पार्टूरिशन होता है, यानी बेबी तो इसमें ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है यूट्राइन कैविटी में, यहाँ से वो सर्वाइकल कैनाल से होते हुए वेजाइना से होते हुए बाहर आएगा, तो इसलिए इस पोर्शन को बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, तो आपको सर्विक्स के बारे में, वेजाइना के बारे में, यूट्रस के बारे में और फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया गया। We'll discuss about wall of uterus. यूट्रस की दीवार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो वॉल ऑफ यूट्रस, देखिए यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर के तरफ पतली सी लेयर होती है, सबसे बाहर की तरफ जो पतली सी लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। ये पतली लेयर होती है तो इसको आप लिख देंगे पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम हो गया। उसके बाद ये मेम्ब्रेनस होती है, ध्यान रखेंगे, फिर या इसी को मेम्ब्रेनस लिखा हुआ है, मेम्ब्रेनस, ठीक है, तो फिर मेम्ब्रेनस, आउटर लेयर, आउटर लेयर सबसे बाहर, पतला या मेम्ब्रेनस जो भी लिखना चाहे, ये सबसे बाहर का लेयर होता है, इसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो बीच वाला लेयर होता है वो मोटा होता है, उसको एंडोमेट्रियम कहेंगे। ये स्मूथ मसल का बना होता है, दिस इज एंडोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल का बना होता है। इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तभी बेबी पैदा होता है। जब पार्टूरिशन का समय आता है तो इसी की दीवार में भयंकर बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है बार बार, तो उससे फीटस जो है बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है और बर्थ कैनाल से बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये जो दूसरा लेयर होता है इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है, मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये मायोमेट्रियम जो होता है ये थिक होता है, ये थिन नहीं होता है। सबसे मोटा लेयर यही होता है, थिक लेयर, थिक मिडिल लेयर, ये बीच में होता है, ठीक है। यूट्रस के दीवार में ये बीच वाला लेयर होता है, मोटा होता है और ये स्मूथ मसल का बना होता है, याद रखिएगा। तो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, और इसी के स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन से डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है। तो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन leads to delivery of child या पार्टूरिशन, ठीक है। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा तो पार्टूरिशन होगा। इसके बाद जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो ये एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, दिस इज एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है इसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसकी दीवार मोटी और पतली होती रहती है, तो उसी को लिखा है साइक्लिक चेंजेस। तो एक फीमेल में जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो चुकी रहती है प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, तो उसकी एंडोमेट्रियम की दीवार में यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं होती, हमेशा नहीं, एक ही मोटाई का एंडोमेट्रियम नहीं होगा, कभी पतला एंडोमेट्रियम होगा, कभी मोटा एंडोमेट्रियम होगा। तो ये साइक्लिक चेंजेस आपको दिखते हैं। तो ये जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर होते हैं यूट्रस के वॉल में, और एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंज दिखाता है, इसलिए आप उसको थिक या थिन नहीं लिख सकते। इसको तो ये परमानेंटली थिन होगी, ये परमानेंटली थिक होगी, लेकिन ये वाली तो साइक्लिक चेंज दिखा रही है, तो उसको थिक या थिन एक कंडीशन पर होगा। तो एंडोमेट्रियम जो होगा आप लिख लेंगे ये इनर लेयर होता है, इनर लेयर होता है यूट्रस के वॉल में, और ये क्या करता है, साइक्लिक चेंज, शो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये साइक्लिक चेंज दिखाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इट शो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये पूरा आप देखेंगे, ये जो पूरी वॉल हो गई ये वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है,
तो वॉल ऑफ यूट्रस में आपको 3 लेयर दिख गए, और जो 3 लेयर दिख गए इसमें सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर क्या है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, और इसमें मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे पार्ट्यूरेशन में मदद मिलती है, और एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि एक जैसी थिकनेस नहीं होगी, कहीं मोटा होगा कहीं पतला होगा, ये भी बात सही है। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं होगी, ये कहने का मतलब है एक समान मोटाई नहीं होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन की है तो पहले दिन से लेकर के 28वें दिन तक यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है वो यूनिफॉर्म थिकनेस दिखाए, नहीं। तो ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो कौन से साइक्लिक चेंजेस होते हैं, क्या क्या मतलब हुआ एंडोमेट्रियम की दीवार में साइक्लिक चेंज का, क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वो थिन वॉल भी होती है और थिक वॉल भी होती है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। थिन वॉल से जब थिक वॉल बनेगी, यानी जब दीवार पतली हो गई है, तो क्यों पतली हो गई पहले ये समझिए। पतली हो गई है इसलिए क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो टूटने लगता है, एंडोमेट्रियम टूटने लगता है, उखड़ने लगता है, इसके टिश्यूज टूट टूट के गिरने लगते हैं, तो ब्लड आता है, टिश्यू आता है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, पीरियड आ गया, ब्लीडिंग होने लगती है। तो क्यों ब्लीडिंग होती है? एंडोमेट्रियम की दीवार टूट के अलग हो रही है, गिर रही है, टिश्यूज उसके निकल रहे हैं, ब्लड उसके निकल रहे हैं, तो वो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया। तो थिक वॉल से थिन वॉल क्यों हो गई? ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के रप्चर होने से एंडोमेट्रियम पतला हो गया, पहले मोटा था, रप्चर हो गया तो पतला हो गया, और फिर मोटे से फिर पतले से फिर मोटा हो जाएगा। कैसे मोटा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, फिर से रीजनरेशन होने लगा, एंडोमेट्रियम की वॉल फिर से अपने आप को हील करने लगती है, फिर से रीजनरेट करने लगती है। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे रीजनरेशन, रीजनरेशन या प्रोलिफरेशन, या किसी को प्रोलिफरेशन कहेंगे, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो रीजनरेशन या प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इस वजह से वो दीवार फिर से मोटी हो गई। तो याद रखें जो साइक्लिक चेंज आपको एंडोमेट्रियम की दीवार पतली हो गई, एंडोमेट्रियम की दीवार मोटी हो गई, पतली हो गई, मोटी हो गई, पतली हो गई, मोटी हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि जब उसकी दीवार मोटी से पतली होगी तो एंडोमेट्रियम टूटेगा, और जब एंडोमेट्रियम टूटेगा तो उसी से मेंस्ट्रुअल फ्लो आएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसी को पीरियड कहते हैं। तो ब्लीडिंग होगा, सर्वाइकल कैनाल और जाने से ब्लड बाहर आएगा, पीरियड आएगा, ठीक। और यहाँ ये सब हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा तो जो पतली दीवार है वो मोटी हो जाएगी, यानी थिन वॉल से थिक वॉल तभी होगा जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। आपको मालूम ओवरी से हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो ओवरी से 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट निकलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन आगे जिक्र होगा इसका, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसको हम ई से डिनोट करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन को पी से। तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक हो जाता है तो थिन वॉल फिर थिक वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, एस्ट्रोजन मोटा हो जाता है, ये एंडोमेट्रियम मोटा हो जाता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है तो एंडोमेट्रियम टूट के गिरने लगता है। यानी कि एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन करा के उसको मोटा कर देना, और प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन रखता है, उसको टूटने नहीं देता। तो एस्ट्रोजन ने दीवार को मोटा कर दिया, एंडोमेट्रियम मोटा हो गया, और प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल उसको मेंटेन रखा, टूटने नहीं दिया। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से दीवार मोटी नहीं होती है, दीवार मोटी होती है एस्ट्रोजन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन उसको टूटने नहीं देता है, रोके रखता है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ एंडोमेट्रियम टूटने लगा। तो आप देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, एंडोमेट्रियम टूटने लगा, मोटा से एंडोमेट्रियम पतला हो गया, और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन तभी शुरू होता है जब ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, यानी एंडोमेट्रियम टूटने लगा, ठीक। और जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के 4-5 दिन पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, उसके बाद
फिर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और वो पतले वॉल को फिर मोटा कर देता है, मतलब रीजनरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम शुरू हो जाता है। और उसके साथ धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन की भी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि जब जो एंडोमेट्रियम मोटी हो गई उसको फिर से टूटने नहीं देना है तो उसको रोक के रखेगा। लेकिन चूंकि साइकिल चल रही है, इन हार्मोन्स का लेवल घटता बढ़ता रहता है, तो उस तरह से एंडोमेट्रियम की दीवार भी टूटती है रहती है और रिजनरेट होती रहती है। तो यही चीज एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया है कि ये साइक्लिक चेंज दिखाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया वॉल ऑफ यूट्रस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, 3 लेयर्स, इनकी लोकेशन और किस लेयर का क्या काम है। पेरीमीटरम बहुत पतला सबसे बाहर होता है, इसी से लिगामेंट जुड़ा रहता है और वो जा करके इस यूट्रस को बॉडी वॉल से अटैच करता है, पेल्विक कैविटी के वॉल से। We will discuss about female external genitalia in human. तो external genitalia of human female, ठीक है। जो ह्यूमन फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं, जिनका जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया गया है। मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमन। तो मॉन्स प्यूबिस हो गया, दूसरा है लैबिया मेजोरा, तीसरा है लैबिया माइनोरा, चौथा है क्लिटोरिस और 5वां है हाइमन। इसमें मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू और सबसे ऊपर होता है। अभी स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस? तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है इट इज कुशन ऑफ फैट्स, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। जब भी फैटी टिश्यू कहेंगे तो एडिपोज टिश्यू, कवर्ड बाय स्किन, और उसके ऊपर हेयर्स होते हैं। तो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and hairs, और इन हेयर्स को प्यूबिक हेयर्स कहा जाता है, ठीक। लैबिया मेजोरा क्या होता है? ये फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यूज का। 2 लैबिया मेजोरा होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहां पर आप लिख लेंगे फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज। और ये लैबिया माइनोरा के बाहर होते हैं, ये चित्र में भी आपको समझ में आएगा। तो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज, जो लैबिया माइनोरा होता है ये भी फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यूज का ही, लेकिन ये फोल्ड पतला होता है, स्किन के फ्लैप का बना होता है। स्किन भी तो टिश्यू ही कंटेन करता है, तो ये भी फोल्ड ऑफ टिश्यू होगा, ठीक है। एक तरह से स्किन फ्लैप होता है। और जो क्लिटोरिस होगा, क्लिटोरिस लैबिया माइनोरा जहां पर ऊपर जाके मीट करेगी उसको क्लिटोरिस कहेंगे। तो क्लिटोरिस एक प्रोजेक्शन होता है, जहां पर लैबिया माइनोरा जाके मीट करती है वहीं से क्लिटोरिस निकलता है। तो अभी हम चित्र में बनाने जा रहे हैं, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो क्लिटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ, लैबिया माइनोरा। दोनों तरफ की लैबिया माइनोरा, लेफ्ट साइड की राइट साइड की, जब ऊपर जाके मिलती हैं तो वहीं से
से क्लिटोरिस निकलता है, ये ध्यान रखना। और हाइमन जो है वो वेजाइनल ओपनिंग पर एक पार्शियल मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को पूरी तरह से कवर नहीं करती है। तो अ मेम्ब्रेन, पार्शियल मेम्ब्रेन है, अ मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स वेजाइना। अ मेम्ब्रेन, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। अ मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। तो हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है। तो ये 5 नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया में इनको गिना जाता है। अब ये क्लिटोरिस के बारे में एनसीईआरटी बुक ने नहीं लिखा है, ये ह्यूमन मेल के पेनिस के इक्विवेलेंट होता है, होमोलॉगस, यानी स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। इसका स्ट्रक्चर पेनिस के स्ट्रक्चर से मिलता है। यानी आप कह सकते हैं जब लड़का बन रहा होता है यूट्रस में, बेबी बॉय बन रहा होता है, तो यही क्लिटोरिस पेनिस में कन्वर्ट हो जाता है, बस ऐसे कह सकते हैं। तो क्लिटोरिस क्या होता है? होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी बुक में नहीं मेंशन है। होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल्स, मेल ह्यूमन के पेनिस के होमोलॉगस होता है क्लिटोरिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब इनको स्ट्रक्चर से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब ये मान लीजिए ये फीमेल का बैक पोर्शन है और ये लेग स्प्रेड है फीमेल का, दिस इज लेग। और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो सबसे ऊपर होता है, दिस इज मॉन्स प्यूबिस, फैटी कुशन होता है। ये मान फीमेल का एनएस है, दिस इज एनएस। आप सामने हैं, दोनों लेग स्प्रेडेड हैं और यहां से आप देख रहे हैं। एक डॉक्टर जो है ऐसे एग्जामिन करता है अगर उसको फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया को ऑब्जर्व करना है तो दिस इज एनस। और एनस के चारों ओर थोड़ा सा डार्क रीजन होता है जिसको पेरिनियम कहा जाता है, पेरिनियम। ठीक है, तो एनस हो गया, उसके चारों ओर पेरिनियम हो गया। और ठीक ऊपर आप देखेंगे एक फैटी कुशन जैसा चीज दिख रहा है, उससे प्यूबिक हेयर्स निकले रहते हैं, यही है मॉन्स प्यूबिस। तो वही जो लिखा है मॉन्स प्यूबिस, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर, सो दिस इज मॉन्स प्यूबिस। तो ये जो है ये मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस फैटी कुशन है और ये प्यूबिक हेयर्स है, प्यूबिक हेयर्स। ठीक, क्लियर हो गया? और नीचे फैट एडिपोज टिश्यू है ये। इसके बाद 2 फ्लैप्स दिखते हैं ऐसे, बड़े फ्लैशी फोल्ड्स दिखते हैं, इनको कहा जाता है लैबिया मेजोरा। ये 2 फ्लैशी टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। क्या लिखा है? लैबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, 2 होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। तो लैबिया मेजोरा 2 होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। उस तरह लैबिया माइनोरा भी 2 होंगे, एक लेफ्ट और राइट साइड में। तो पहले हम लैबिया मेजोरा लिख देते हैं, लैबिया मेजोरा हो गया ये, इधर और इधर। इसके बाद ये लैबिया मेजोरा के अंदर लैबिया माइनोरा होता है, ये ध्यान रखेंगे, इसके अंदर लैबिया माइनोरा होगा। तो आप लैबिया माइनोरा बना देंगे, वो पतला फोल्ड होता है, वो भी फोल्ड होगा, फ्लैशी ही होगा, बट उतना मोटा नहीं होगा जितना लैबिया मेजोरा होता है। तो ये आप ऐसे बना देंगे, इधर से और इधर से, सटे ही रहता है, लैबिया मेजोरा लैबिया माइनोरा सटे रहते हैं। सो दिस इज लैबिया, इसको मैं ऐसे शेड कर दे रहा हूं। सो दिस इज लैबिया माइनोरा। तो लैबिया मेजोरा हो गया और उसके बाद उसके अंदर लैबिया माइनोरा होता है। ये बात समझ में आ गई? तो लैबिया मेजोरा और उसके अंदर लैबिया माइनोरा। और आप देख रहे हैं लैबिया माइनोरा ऊपर की तरफ जा करके जंप फ्यूज कर रहा है, मतलब मिल रहा है एक दूसरे से। इधर वाला लैबिया माइनोरा, इधर वाला लैबिया माइनोरा ऊपर जा करके मिल रहे हैं।
तो जहां इनका ऊपर वाला जंक्शन होता है वहीं से प्रोजेक्शन बाहर निकला होता है थोड़ा सा उसके नीचे, और उसी को कहा जाता है क्लिटोरिस। तो ये हो गया क्लिटोरिस वाली जगह, दिस इज क्लिटोरिस, दिस इज क्लिटोरिस। तो ये क्लिटोरिस हो गया, आप इसको लिख सकते हैं क्लिटोरिस। सो दिस इज क्लिटोरिस, दिस इज क्लिटोरिस। तो ये क्लिटोरिस हो गया। अब इसके बाद जो जगह दिख रही है आपको लैबिया माइनोरा के अंदर, अब ये जो भी स्पेस दिख रहा है इन स्पेस को कहेंगे वेस्टिब्यूल, जिसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो ये स्पेस जो हो गया वो वेस्टिब्यूल है। सो दिस इज वेस्टिब्यूल, ये पूरा स्पेस वेस्टिब्यूल है। यानी वेस्टिब्यूल अगर आपसे पूछे तो क्या है वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल इज स्पेस सराउंडेड बाय लैबिया माइनोरा, स्पेस सराउंडेड बाय लैबिया माइनोरा। यानी लैबिया माइनोरा जो स्पेस सराउंड करती है उसको कहा जाता है वेस्टिब्यूल। ये क्लियर हो गया? अब इस वेस्टिब्यूल में क्या होता है? दो छेद होते हैं। इस वेस्टिब्यूल में दो छेद होते हैं। एक छेद छोटा होता है जो क्लिटोरिस के ठीक नीचे होता है, उसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, इस रास्ते यूरिन पास होता है। और एक बड़ा छेद होता है जिसको वैजाइनल ओपनिंग कहते हैं या वैजाइनल ओरिफिक कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जो बड़ा छेद है नीचे की तरफ उसको वैजाइनल ओपनिंग कहेंगे, ठीक, या वैजाइनल ओपनिंग को ही वैजाइनल ओरिफिक भी कहा जाता है। इसको हम वैजाइनल ओरिफिक भी कह सकते हैं, वैजाइनल ओरिफिक भी कह सकते हैं इसको, ओरिफिक, ठीक। और ऊपर वाला जो छेद होता है वो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, इस रास्ते यूरिन बाहर आता है। तो ऊपर वाले छेद को यूरेथ्रल ओपनिंग आप लिखते हैं, ये वाला ओपनिंग, इससे यूरिन पास होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक, यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। तो दो छेद होते हैं। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल और ओपनिंग होती है, इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो ढकी रहती है वेजाइनल ओपनिंग को, पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, उसको हाइमन कहा जाता है। तो आप इस पर हाइमन दिखा देंगे, ये पार्शियल कवरिंग दिखा देंगे, ऐसे ये पार्शियल कवरिंग दिखा देंगे, दिस इज हाइमन, ठीक। तो हाइमन आप बना दीजिए। हाइमन क्या होता है? इट इज पार्शियल कवरिंग, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, लेकिन ये पूरी तरह से कवर नहीं करता है, ये पार्शियल कवरिंग है, ठीक। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन आपको दिखता है बाहर से, वो यही दिखता है, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, फिर लैबिया माइनोरा, ठीक, फिर ये क्लिटोरिस, और फिर वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर जो पतली सी मेम्ब्रेन दिख रही है जिसको हम हाइमन कहते हैं, ठीक। अब देखिए फीमेल में दो अलग अलग छेद हैं, एक छेद से यूरिन निकलता है और दूसरे छेद से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आता है या बच्चा पैदा होता है इसी छेद से, पार्ट्यूशन, ठीक है। तो जेनाइटल ओपनिंग अलग है और यूरिनरी ओपनिंग अलग है। लेकिन ह्यूमन मेल में क्या था? पेनिस याद करिए, उसके अंदर यूरेथ्रा थी और उसी यूरेथ्रा से पास होकर के, यानी उसी पेनिस के रास्ते अंदर जो यूरेथ्रा है उससे स्पर्म या सीमेन भी बाहर आ रहा है और यूरिन भी बाहर आ रहा है एक ही छेद से। मतलब अगर आप ह्यूमन में पेनिस को इमेजिन करिए तो उसके अंदर जो यूरेथ्रा था और उसकी जो ओपनिंग थी, यूरेथ्रल ओपनिंग, इसी ओपनिंग से स्पर्म या सीमेन भी रिलीज होता है और इसी ओपनिंग से यूरिन भी रिलीज होता है। यूरिन और सीमेन दोनों बाहर आता है, उसी सीमेन में क्या होता है? स्पर्म होता है। तो ये जो ओपनिंग है इसको यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग कहा जाएगा, यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग, क्योंकि इससे यूरिन भी पास हो रहा है और स्पर्म यानी गैमेट भी पास हो रहा है। तो दोनों का काम करता है ये छेद, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जबकि फीमेल में एक छेद से यूरिन निकलता है और एक छेद से मेंस्ट्रुअल फ्लो या बेबी पैदा होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इस तरह से यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग जो शब्द है ये ओनली इन मेल ये यूज होगा, ठीक है, इन मेल, ह्यूमन मेल। जबकि
फीमेल में यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग जैसा टर्म आप नहीं यूज करेंगे, वहां दो अलग अलग चीज होते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम हाइमन पर वापस आते हैं। एनसीईआरटी बुक में बहुत स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया है कि हाइमन का रप्चर होना सेक्सुअल इंटरकोर्स का इंडिकेशन नहीं है। यूजुअली आपको मालूम है जब कोइटस होता है, कोइटस मतलब सेक्स, कोइटस को ही सेक्स कहा जाता है, इसी को ही इंटरकोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो जब कोइटस सेक्स इंटरकोर्स होता है तो जो हाइमन जो है वो रप्चर हो जाती है। यूजुअली रप्चर्स द हाइमन, ठीक। हमने क्या कहा, यूजुअली रप्चर्स द हाइमन, यानी हाइमन इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है कि जरा सा भी प्रेशर पड़ता है तो फट सकती है। तो जब पेनिस वेजाइना के अंदर जाएगा तो वो हाइमन को फाड़ते हुए जाएगा, तो हाइमन रप्चर कर जाएगा, ठीक। लेकिन सम वुमेन्स में हाइमन नहीं रप्चर करता है इंटरकोर्स के बाद भी, सेक्स के बाद भी, क्योंकि उनका जो हाइमन है वो थोड़ा टफ टिश्यू का बना होता है। तो इसलिए हाइमन इंटरकोर्स से फटे ही ये जरूरी नहीं है। कई बार हाइमन जो है इंटरकोर्स होने के बाद भी नहीं फटता है, रप्चर नहीं करता है। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि इन सम वुमन हाइमन रिमेन्स इंटैक्ट इवन आफ्टर सेक्स और कोइटस और इंटरकोर्स, ठीक है। और हाइमन बिना इंटरकोर्स के भी, बिना सेक्स के भी फट सकता है। इतना डेलिकेट मेम्ब्रेन है, जरा भी झटका लगेगा, चोट लगेगी, गिर गए, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप हिस्सा ले रहे हैं, फीमेल स्पेशली हॉर्स राइडिंग में, साइकिलिंग में, तो भी हाइमन फट सकता है, लेकिन बिना सेक्स के फटा। तो जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, जिनके दिमाग सही काम नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर किसी फीमेल में हाइमन फट चुका है यानी उसने सेक्स का एक्सपीरियंस कर लिया है। नहीं, बिना सेक्स के भी हाइमन फट सकता है ड्यू टू सम स्पोर्ट एक्टिविटीज लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग। इवन कई बार डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं वेजाइना का चेक कराने, तो कई बार एक वेजाइनल टेम्पटन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक अपैरेटस होता है जिसको वेजाइना में डाल करके अंदर की चीजें देखी जाती हैं, उससे भी हाइमन फट सकता है। तो वेजाइनल टेम्पटन का इस्तेमाल करने से, हॉर्स राइडिंग करने से, साइकिलिंग करने से, या चोट लगने से, किसी भी रीजन से बिना सेक्स के भी हाइमन रप्चर कर सकता है। तो इसलिए हाइमन अगर किसी फीमेल का फटा है तो आप एक गारंटी या श्योरिटी से नहीं बता सकते कि वो विर्जिन नहीं है। यानी विर्जिनिटी का हाइमन के इंटैक्ट होने से या फटने से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। तो हाइमन का होना न होना इज नॉट इंडिकेशन ऑफ वेदर द फीमेल इज वर्जिन और नॉट वर्जिन। वर्जिन मतलब एक फीमेल जिसने सेक्स का एक्सपीरियंस किया हुआ है उसको नॉन वर्जिन कहेंगे, और जिसने सेक्स का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ उसको वर्जिन कहेंगे, ठीक है। बट हाइमन से आप नहीं बता सकते, अगर हाइमन है भी तब भी हो सकता है फीमेल ने सेक्स का एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि उसका हाइमन टफ टिश्यू का बना होगा। यही तो एनसीईआरटी बुक लिखती है। और कई बार एक फीमेल का हाइमन रप्चर हो चुका है, इसके बावजूद कि उसने सेक्स का एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप नहीं कह सकते हाइमन को देख करके कि वेदर फीमेल इज वर्जिन और नॉट वर्जिन। तो हमने आपको ये सेक्स ऑर्गन यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया बता दिया फीमेल का। हम लोग मैमरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ह्यूमन फीमेल्स में 1 पेयर फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और मैमरी ग्लैंड्स का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क सिक्रीशन। और मैमरी ग्लैंड दूध बनाती हैं और उनसे दूध निकलता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो न्यू बॉर्न है उनकी फीडिंग के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो मैमरी ग्लैंड्स ये 1 पेयर होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को ब्रेस्ट्स भी कहा जाता है। मैमरी ग्लैंड को ही ब्रेस्ट्स भी कहा जाता है, इनको ही ब्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और मैमरी ग्लैंड का काम क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस एंड मिल्क सिक्रीशन। मिल्क बनाते भी और सिक्रीट भी करते हैं, सिक्रीशन। और किस लिए?
फॉर फीडिंग ऑफ न्यूबॉर्न, फॉर फीडिंग ऑफ न्यूबॉर्न्स। ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है और वेरियस अमाउंट ऑफ फैट्स पाए जाते हैं। मेमरी ग्लैंड अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग साइजेस के होते हैं, कुछ में ज़्यादा बड़ा मेमरी ग्लैंड होता है, कुछ में छोटा मेमरी ग्लैंड होता है। तो जो मेमरी ग्लैंड की साइजेस होती हैं वो बेसिकली उनमें जो फैट के वेरियस अमाउंट्स होते हैं उनके बेसिस पर मेमरी ग्लैंड के साइजेस बड़े या छोटे होते हैं। तो मेमरी ग्लैंड में होता क्या है, तो मेमरी ग्लैंड contain ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं मेमरी ग्लैंड में, और वेरियस अमाउंट्स ऑफ फैट, यानी वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। ठीक, और फैट के अमाउंट से डिसाइड होता है मेमरी ग्लैंड बड़ा होगा कि छोटा होगा। हालांकि ग्लैंडुलर टिश्यू की भी मात्रा ज्यादा कम हो सकती है, बट फैट मेनली डिटरमाइन करते हैं साइज ऑफ ब्रेस्ट को। तो ये हो गया मेमरी ग्लैंड्स के बारे में जो इनिशियल जानकारी आपको रखनी है। फंक्शनल मेमरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स में पाए जाते हैं, यानी ऑल फीमेल मैमल्स हैव फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सभी फीमेल्स में, मैमल्स में जितनी भी फीमेल्स पाए जाते हैं सभी में फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और फीमेल ह्यूमन में भी फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, और प्रेगनेंसी के समय ये मेमरी ग्लैंड फुली फंक्शनल हो जाते हैं, वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ चाइल्ड के न्यूट्रिशन में हिस्सा लेते हैं। मेमरी ग्लैंड मेल्स में भी पाए जाते हैं, मेल मैमल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो मेल्स में भी मेमरी ग्लैंड होते हैं बट वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जबकि फीमेल के मेमरी ग्लैंड्स फंक्शनल होते हैं, ठीक है। और मेमरी ग्लैंड को हम सेक्स ऑर्गन कंसीडर नहीं करते, जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मेमरी ग्लैंड को ही ब्रेस्ट कहा जाता है। तो ये सीने पर लगे रहते हैं मेमरी ग्लैंड्स, लेफ्ट और राइट साइड में, सामने की तरफ एक मेमरी ग्लैंड इधर और एक मेमरी ग्लैंड इधर, और सीने पर ये लगे होते हैं। तो ये मान लीजिए सीने की हड्डी है, स्टर्नम है, रिब्स निकली हुई हैं, और उसी के ऊपर ये मसल्स भी चिपके होंगे, ये मसल्स भी चिपके होंगे, और यहाँ हड्डियां भी दिखेंगी। रिब्स और स्टर्नम का, मेनली रिब्स सेक्शन काटेंगे तो आपको स्टर्नम रिब्स का सेक्शन भी दिखेगा चित्र में। मतलब ये एक मेमरी ग्लैंड है, ठीक है। अब इस मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं, जिनको मेमरी लोब्स कहा जाता है। तो ये हम मेमरी लोब्स दिखा दे रहे हैं, एक लोब है, ऐसे दूसरा लोब है, ऐसे तीसरा लोब है, और भी लोब्स होंगे इसके बगल में, इसके और बगल में। तो ये मेमरी लोब्स है, तो इनको हम मेमरी लोब्स लिख सकते हैं। देयर आर मेनी मेमरी लोब्स, ठीक है, इन मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड में कितने मेमरी लोब्स होते हैं? मेनी मेमरी लोब्स, यानी 15 से 20 मेमरी लोब्स। तो आप लिख सकते हैं 15 to 20 memory lobes, 15 to 20 memory lobes in each memory gland, ठीक है। तो हर मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और हर मेमोरी लोब में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनसे मिल्क बन के आता है बाहर। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को एल्वियोलाई कहा जाता है। तो आपको एल्वियोलाई दिखाना पड़ेगा। तो ये एक ग्रुप
ग्रुप ऑफ सेल है, ये दूसरा ग्रुप ऑफ सेल है, ऐसे ही तीसरा ग्रुप ऑफ सेल, चौथा ग्रुप ऑफ सेल होगा। तो ये ग्रुप ऑफ सेल आपने बना लिया, ये सेल्स हैं, इनको एल्वियोलर सेल्स कहते हैं और इनके ग्रुप को एल्वियोलाई कहा जाता है। तो आपने ये एक एल्वियोलाई बना लिया, ठीक। ऐसे ही ये दूसरा एल्वियोलाई है, दूसरा ग्रुप ऑफ सेल है और ये सभी सेल्स मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक। तो हर लोब में many alveoli होंगे। तो each lobe contains many group of milk secreting cells called alveoli and each cell is called alveolar cell। तो इनको हम लिख सकते हैं alveolus, अगर सिंगुलर है तो alveolus, कई है तो alveoli, तो मैं यहाँ alveolus लिखता हूँ। तो एक मेमोरी लोब में बहुत सारे alveoli होंगे। तो ये हो गया। ऐसे ही इसमें भी आप ग्रुप ऑफ सेल्स बना सकते हैं, एल्वियोलाई बना सकते हैं, ठीक है। और इनका काम है मिल्क का प्रोडक्शन करना और मिल्क के प्रोडक्शन को लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्टोजेनेसिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस। सो व्हाट इज लैक्टोजेनेसिस? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मैं यहां लिख देता हूं, लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो लैक्टोजेनेसिस एल्वियोलाई में होता है, उसी को ग्लैंडुलर टिश्यू वो जो है वो लिखा जाता है, कहा जाता है। अब इन एल्वियोलाई से डक्ट निकलता है, उसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो हम डक्ट बनाते हैं, हर एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल निकलता है, ठीक। इससे भी मेमोरी ट्यूब्यूल निकलेगा, हर एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल निकलेगा, ठीक है। और एक लोब के अंदर जितने भी एल्वियोलाई हैं सभी के मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में यूनाइट होकर के एक मोटा ट्यूब बनाएंगे जिसको मेमोरी डक्ट कहेंगे। तो मान लेते हैं इस लोब के जितने भी एल्वियोलाई हैं सबके मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में आकर के मिल जाएंगे। ऐसे इनके भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में, ये भी अलग लोब का है, इनके भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स आकर के आपस में मिल जाएंगे और एक मोटा डक्ट बनाएंगे। तो पहले तो लिख लीजिए, हर एल्वियोलाई का जो अपना ट्यूब्यूल होता है उसको मेमोरी ट्यूब्यूल कहा जाता है, ठीक। तो ऐसे मेमोरी ट्यूब्यूल हर लोब के सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में यूनाइट होकर के एक मेमोरी डक्ट बनाएंगे। ये देखिए मेमोरी डक्ट बन गया, ऐसे ये भी यूनाइट होकर के मेमोरी डक्ट बना। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स बहुत सारे मिल करके मेमोरी डक्ट बनाएंगे, मेमोरी डक्ट बन गया, ठीक। और ऐसे बहुत सारे मेमोरी डक्ट होंगे, यानी एक मेमोरी डक्ट एक लोब से निकलेगा, दूसरा मेमोरी डक्ट दूसरे लोब से निकलेगा। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि एक मेमोरी लोब में जितने भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं वो सब मिल करके एक मेमोरी डक्ट बनाएंगे। तो अगर ये एक मेमोरी लोब है, मान लीजिए ये दूसरा मेमोरी लोब है, तो इस मेमोरी लोब से एक मेमोरी डक्ट बाहर निकलेगी, इस मेमोरी लोब से एक मेमोरी डक्ट बाहर निकलेगी और इस मेमोरी डक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आएंगे। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, हर मेमोरी ट्यूब्यूल एक एल्वियोलाई से निकल रहा है, ये दूसरा मेमोरी ट्यूब्यूल है अलग एल्वियोलाई से निकल रहा है। एक लोब के सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट बनाएंगे। तो एक लोब से एक मेमोरी डक्ट बाहर आता है, ठीक। ऐसे ही दूसरे लोब से दूसरा मेमोरी डक्ट बाहर आएगा, तीसरे लोब से तीसरा मेमोरी डक्ट बाहर आएगा, ठीक। तो ये सब मेमोरी डक्ट हो गए। अब ये मेमोरी डक्ट जो होंगे अलग अलग लोब से आएंगे, उनमें से कुछ मेमोरी डक्ट एक एम्पुला में खुलेगा, कुछ मेमोरी डक्ट दूसरे एम्पुला में खुलेगा। तो उस एम्पुला को बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। क्या कहते हैं? मेमोरी एम्पुला। एक बड़ा सा पाउच होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। ये भी बहुत सारे होते हैं। तो मान लेते हैं इस लोब का मेमोरी डक्ट और इस लोब का मेमोरी डक्ट इस मेमोरी एम्पुला में खुला, तो हम मेमोरी एम्पुला बना देते हैं
और दिखा देते हैं कि जो मेमोरी डक्ट है वो मेमोरी एम्पुला में खुल गया, ये मेमोरी एम्पुला में खुल गया। ऐसे ही दूसरे लोब्स के जो मेमोरी डक्ट होंगे वो दूसरे मेमोरी एम्पुला में खुलेंगे, ठीक है, कहीं और से भी इसमें एक मेमोरी डक्ट आ रहा होगा और दूसरे लोब से, ठीक है। तो ये हो गया मेमोरी एम्पुला, ये क्लियर हो गया। तो मेमोरी एम्पुला आपने बना लिया, इसको आप लिख लेंगे मेमोरी एम्पुला, डबल एल, ठीक। तो मेमोरी एम्पुला हो गया और हर मेमोरी एम्पुला से एक लैक्टिफेरस डक्ट निकलता है जो कि ब्रेस्ट के टिप पर, यानी निपल, ब्रेस्ट का जो टिप होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, निपल्स पाए जाते हैं। सॉफ्ट टिश्यू होता है निपल, डार्क पिगमेंटेड टिश्यू होता है निपल। जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट होता है, उसके एकदम टिप पर आप देखेंगे तो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है प्रोजेक्टेड, उसी को न्यूबॉर्न अपने मुंह में डाल के सकलिंग करता है, चूसता है, तो दूध जो है उसके मुंह में आता है, ठीक है। तो निपल वाला जो पोर्शन है वो ये है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट पोर्शन इज निपल। और इसी निपल वाले पोर्शन के टिप पर ये मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट जाकर के टिप पर खुलता है। तो आप देखेंगे कि इस निपल पर एक छेद नहीं होते, बहुत सारे छेद होते हैं और इन छेदों से क्या निकलता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो मिल्क सिक्रीशन यानी मिल्क बाहर निकला मेमोरी ग्लैंड से, तो मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। तो मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, इसी को बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टोजेनेसिस मिल्क सिंथेसिस को बोलते हैं। मिल्क सिंथेसिस का मतलब हुआ कि जब एल्वियोलस यानी कि एक ग्रुप ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल है, उनसे जब मिल्क निकल करके देखिए इस ल्यूमन में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस, यानी यहाँ मिल्क बना, इन सेल से बन के निकला, सो दिस इज लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी सिंथेसिस ऑफ मिल्क। और जब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाहर आता है तो उसको बोलते हैं मिल्क सिक्रीशन, या इसी को बोलते हैं लैक्टेशन। तो मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो आपने यहाँ दो टर्म देखा, लैक्टोजेनेसिस और लैक्टेशन। लैक्टोजेनेसिस मतलब यहाँ पर मिल्क बनना, किससे, एल्वियोलर सेल से, और मिल्क बन करके जब बाहर मेमोरी ग्लैंड से बाहर आएगा तो लैक्टेशन यानी मिल्क बाहर निकला। मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क सिक्रीशन दो अलग अलग फिनोमेनन है, इसके लिए अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और मिल्क के बाहर निकलने के लिए अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जब क्लास 11th में आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, उसको लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ध्यान रखेंगे ये सी है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो इस एल्वियोलाई को सिकोड़ने में मदद करता है जिससे कि मिल्क बाहर चला है, तो वो लैक्टेशन का हार्मोन है, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये लैक्टेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कुछ किताबों में वो XY भी लिखा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो लैक्टेशन में हेल्प करता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये बात समझ में आ गया। तो ये हो गया मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क बनता है वो पहले एल्वियोलाइज में बनता है, वहां से ये मेमोरी ट्यूब्यूल में आता है, वहां से मेमोरी डक्ट में आता है, फिर मेमोरी एम्पुला में आएगा, फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा। तो इसको जरूर लिख लेंगे, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट। तो सबसे आखिरी डक्ट जो होती है जिसमें मिल्क पास होता है ब्रेस्ट के अंदर, वो लैक्टिफेरस डक्ट होती है, और उससे फिर मिल्क बाहर आ जाता है। और ब्रेस्ट का जो टिप वाला पोर्शन होता है उसको निपल कहते हैं। ये निपल जो है ये पूरा डार्क पिगमेंटेड होता है, ठीक है, गाढ़े रंग का होता है, पूरे काले, अलग अलग मिलानिन की मात्रा के आधार पर इसका कलर वेरी करता है, ठीक है।
ये हो गया निपल वाला पोर्शन। तो इस तरीके से हमने आपको मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर समझा दिया है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो बाकी जो जगह बचा है जहां जहां एल्वेलाई नहीं है वो सब फैटी टिश्यू होता है। अब यही फैट है, ये फैट है, ये पूरा फैट है। तो बाकी गैप फिलिंग जो टिश्यू होगी वो एडिपोज टिश्यू होगा। जब हम फैट बोलते हैं तो फैट कहने का मतलब क्या होता है, एडिपोज टिश्यू। तो ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं सब एडिपोज टिश्यू है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैमरी ग्लैंड में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। तो ये एडिपोज टिश्यू हो गया, आप इसको भी मेंशन कर लेंगे। ओके, सो दिस इज एडिपोज टिश्यू, दिस इज एडिपोज टिश्यू। तो जब आपने वेरियस अमाउंट या वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट लिखा तो इसको आप लिख लेंगे एडिपोज टिश्यू। तो फाइनली आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक लोब में जितने भी एल्वेलाई होते हैं सभी के इंडिविजुअली मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगे और वो सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट बनाएंगे। यानी एक लोब का एक मेमोरी डक्ट होगा। यानी अगर 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं तो 15 से 20 मेमोरी डक्ट होंगे और कई मेमोरी डक्ट के लिए मेमोरी एम्पुला होगा। तो मेमोरी एम्पुला की संख्या मेमोरी डक्ट से कम होगी और हर मेमोरी एम्पुला से एक लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो निकलेगा और मिल्क फिर उससे बाहर आएगा। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट।